बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19। यूनिट नंबर 3 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज का हमारा टॉपिक है, अगला ट्रेंड हम देखेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इससे पहले हम देख चुके हैं आयनिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का और आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद क्या है और उसका पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट है, क्या रोल है अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप, वो क्या इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज़। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर हम देखें तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के अपोजिट है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने कहा था कि हम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो तब हमें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर वो किसी भी गैशियस एटम में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं गैशियस एटम की। क्यों हम गैशियस एटम की बात कर रहे हैं? क्योंकि गैशियस एटम्स जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड जो है वो किसी और फॉर्म के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन गैशियस फॉर्म्स की हम इसलिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं। तो कोई भी ऐसा गैशियस एटम जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, ठीक है, एक एटम है उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, तो जब हमने ऐड कर दिया अब वो क्या करेगा कि वो एटम एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। जब हम आयनाइजेशन की बात करते थे तो हम उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे, जो कि हमें चाहिए होती थी एक इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, उस एडिशन के साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिनोट करते हैं EA से। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको रिएक्शन के थ्रू देख ले, एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन है। उस जनरल रिएक्शन में अब ये जो सिंबल है, आपको पता है ये सिंबल किसका है? ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स का है, जिसको जनरली हम कहते हैं हेलोजेंस, है ना। तो फर्ज करें हेलोजेंस में आपको पता है कि उसमें ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो जब एक हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो उस एडिशन के रिजल्ट में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक हेलोजन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से खुद में ऐड कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तब क्या हुआ कि एक एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, जब उसने इलेक्ट्रॉन को खुद में ऐड कर दिया तो वो खुद क्या बन गया? एनाइन बन गया। ये तो हम पीछे भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई जिसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, डोनेट कर दिया, वो होगा कैटाइन, क्योंकि उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डोनेशन दे रहा है वो। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो कहलाएगा एनाइन। मांग रहा है वो, छीन रहा है वो, तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि हेलोजेंस जो है जनरली वो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं खुद में, तो वो खुद को एनाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है उस एडिशन के रिजल्ट में, और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इस एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है वो क्या है?
वो ट्रेंड हम देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हुई है उसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है किस चीज़ पे, एक तो न्यूक्लियर चार्ज पे, दूसरा एक तो न्यूक्लियर चार्ज पे कि उस एलिमेंट पे क्या न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरी चीज़ कि जो एटम जो कि आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका साइज क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जब हम उसको कंपेयर करेंगे साइज के साथ और न्यूक्लियर चार्ज के साथ। ठीक, फिर एक और चीज़ आ जाती है जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि वो एटम्स, ठीक है, वो एटम्स जिनके एनायंस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दूसरे एटम्स, तो उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें ताकत ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। यानी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जो हेलोजेंस का ग्रुप है, ठीक है, जो हेलोजेंस का ग्रुप है जो कि है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, वो सारे हेलोजेंस, उसको अगर हम कंपेयर करें कार्बन के ग्रुप से या उसको ऑक्सीजन के ग्रुप से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि जो हेलोजेंस का ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन हेलोजेंस में ये ताकत है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, उनको एक्सेप्ट कर सके, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उस फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कंपेयर टू बाकी सारे एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कंपेयर टू हेलोजेंस वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। तो जो लेस स्टेबल होगा उसकी जो, ठीक है, जो मोर स्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और जो वीकली अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो जब वो वीकली अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर उसको वीकली अट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब वो रिमूव भी हो सकता है, तो क्या हो गया, बॉन्डिंग जो है वो लूज है। तो इसलिए जो वीकली अट्रैक्ट करेंगे और जो लेस स्टेबल होंगे उन पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेस होगी एज कंपेयर टू उन एलिमेंट्स के, उन एटम्स के जो कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं उनको स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हैं और ख़ुद को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। तो वो स्टेबिलिटी क्या लीड करती है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, फैक्टर्स तो दो फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास है एटॉमिक साइज, दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन फिर अगर हम विद इन द एलिमेंट्स देखें, विद इन द एटम्स देखें जिनकी सबकी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ज़्यादा स्टेबल करेगा खुद को, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया है लेकिन वीकली अट्रैक्ट किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हम देख लेते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है जब हम जा रहे हैं पीरियड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है जब हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, रो में जा रहे हैं, तब क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, किस वजह से, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से वो ज़्यादा आ रही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टॉप शेल में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है टॉप शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो वहाँ पे पीरियड में चेंज ही नहीं हो रहा। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स किसी भी पीरियड में सेम होते हैं तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो इसका मतलब जब शेल ही नहीं चेंज हो रहा तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक शेल में आ रहे हैं,
इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा है, जो कि बनाता है इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अगर हम पीरियड वाइज जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस उसका स्लाइटली श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज होगी। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। वजह क्या है? अलोंग द पीरियड वजह है न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द ग्रुप वजह है एटॉमिक साइज। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, जिसमें हम कह रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एटम्स में, एलिमेंट्स में इंक्रीज होती है। तो हम अगेन अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम की एग्जांपल है हमारे पास, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाकी एलिमेंट्स भी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 3 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो गए, 4, 5 और 6। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पे बोरॉन के पास 5, 6 और कार्बन के पास 6 है। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो इंक्रीज हो रही है। और उसकी वजह हम क्या बता रहे हैं? वजह हम बता रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, हम वजह बता रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगेन लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और वो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसकी नंबर इंक्रीज होगी क्योंकि सारे एक शेल में आ रहे हैं। तो इसी वजह से न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है? उसको ज़्यादा होल्ड कर रहा है। तो उस वजह से क्या कर रहे हैं कि ये जो है एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और शेल्स के चेंज ना होने की वजह से जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं कि उनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी बढ़ती जा रही है। तो जितनी उसकी सलाहियत बढ़ती जा रही है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वैसे वैसे क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फैक्टर नंबर 1 का इफेक्ट हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, जो कि है कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं इसकी। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि हम जब ग्रुप में जाते हैं तब क्या प्रोसेस होता है। तो हम देख लेते हैं इसी डायग्राम के थ्रू। इसी डायग्राम पे हम ड्रॉ भी कर लेंगे। अब इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे अगेन हमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इंक्रीज हो रही है। ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं जो कि इस डायग्राम में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब वो हो रही है डिक्रीज, ठीक है। तब वो क्या हो रही है? डिक्रीज। अब देखिए नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ट्रेंड हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। कहाँ पे? डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट तो हमने दे दी कि भाई डाउन द ग्रुप जो है एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्यों डिक्रीज हो रही है अब ये देखना है। तो हम आ जाते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ, ठीक। पहले ग्रुप में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन की। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक शेल में मूव कर रहा है। लिथियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अंदर वाले शेल में है और एक बाहर वाले शेल में है। तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। तीसरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सोडियम की। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर हमारे पास आ जाते हैं अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यहाँ पे कितने हो गए? 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता जा रहा है तो आप नोटिस करो कि शेल की तादाद जो है वो भी चेंज हो रही है। हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ K शेल मौजूद है। लिथियम को अगर हम देखें तो हमारे पास K शेल भी मौजूद है और L शेल भी मौजूद है। इसी तरह जब हम सोडियम को देखते हैं तो K शेल भी मौजूद है, M भी मौजूद है, L भी मौजूद है और M भी मौजूद है। 3 शेल्स मौजूद है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस एनर्जी लेवल का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? साइज पे। आप साइज देखो तो साइज जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज जो है उसका रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यानी न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन अब हम जब साइज की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। तो अब जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? ठीक है साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या एनर्जी लेवल्स, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस पे क्या इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे इस चेंज का क्या इफेक्ट है? तो इफेक्ट ये है कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस की पहुंच से एक चीज दूर होती जाती है तो वो क्या हो जाती है? आपके न्यूक्लियस का और ये जो वैलेंस शेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका फासला ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी से लूज हो सकता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम अपनी तरफ ऐड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेकिन जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का होल्ड
और जो न्यूक्लियस का होल्ड है एक दूसरे पे वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे तो अट्रैक्शन की बात आ ही नहीं रही, यहाँ पे तो लूजिंग की बात हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस की पहुंच से बाहर जा रहा है। वजह क्या है, क्योंकि शेल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज के टाइम हमने कहा था कि शेल्स चेंज नहीं हो रहे, तो इसलिए न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ था और वो न्यूक्लियस और भी मजीद इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो अपने शेल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे। यहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी का फिनोमेना अप्लाई होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल में इकट्ठे होंगे, क्योंकि शेल जो है वो अलोंग द पीरियड चेंज नहीं होता, वो पहले से लेके आखिरी एलिमेंट तक हर एक पीरियड का सेम नंबर ऑफ शेल होता है। तो इसलिए वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके और एनर्जी रिलीज कर सके। जबकि जब हम डाउन द ग्रुप देखते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स, एनर्जी लेवल्स वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कम होता जाता है। फिर वहाँ पे एक और फिनोमिना भी आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट का। मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो होती है रिपल्जन। रिपल्जन किसके बीच में, रिपल्जन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी विद इन द शेल और इंटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं भाई, क्योंकि दोनों पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो सेम चार्जेस जो है वो हमेशा रिपेल करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यानी अंदर वाला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो तो भगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, और हम क्या बात कर रहे हैं, हम एडिशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी। फिर जो हमने एक और स्टेटमेंट दी थी, साइज क्लियर हो गया, न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हो गया। फिर हमने बात की थी कि वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू शो करते हैं, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, उनको जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तब क्या चक्कर होगा। तो ये एरो आपको काफ़ी टाइम से कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई ये एरो क्या चीज़ है। ये एरो जो है ये हमें उस कंपैरिजन के बारे में बता रहा है कि जो एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी उनमें ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और एनर्जी रिलीज करे, उन एलिमेंट्स को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे फर्ज करें अगर हम फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं यहाँ पे इन एक्टिनाइड्स के साथ, ठीक है, एक्टिनियम के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है और इसमें भी है, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा ताकत है एक्सेप्टेंस की इलेक्ट्रॉन के लिए वो होती है इस ग्रुप में। ये ग्रुप सबसे ज़्यादा ताकत रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो अब इस केस में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस बुनियाद पे इंक्रीज हो रही है, इस बुनियाद पे इंक्रीज हो रही है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद खुद को ज़्यादा स्टेबल करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड तो करेंगे लेकिन वीकली ऐड करेंगे, यानी उनकी स्टेबिलिटी जो है उससे प्रॉपर गेन नहीं होगी, वो लेस स्टेबल होंगे। स्टेबल होंगे लेकिन कंपैरिजन में जब हम चेक करेंगे तो ये जो फ्लोरीन है ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एक्टिनियम या कोई भी रिलेटिव दूसरा एफिनिटी की प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।